ठीक है, चलो बच्चों, आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू। लास्ट टाइम हमने बात की थी, थोड़ा मोमेंटम से स्टार्ट किया था और आपको एनर्जी का एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो क्या क्या कौन कौन बता सकता है कि मोमेंटम तो हमने थोड़ा रिवाइज कर दिया, एनर्जी के बारे में क्या दो मेन टाइप की मैकेनिकल एनर्जी बताई थी, कौन सी थी? कौन बताएगा? सर काइनेटिक और पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तो और क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक तरह से जो हमको इस डायरेक्टली दिख नहीं रही है, जैसे पर है, मतलब वो हमको पता है कि यहाँ से अगर हमारे पैर के नीचे से फ्लोर हटा दी गई तो या ये बेसिकली हिंदी में जिसको बुलाते हैं संभावित ऊर्जा, मतलब ठीक है। तो ये तो हमने देखी थी जो मैकेनिकल एनर्जी के बेस। तो टोटल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट से आती है उस समय, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज का पोटेंशियल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या ऐसे स्प्रिंग पोटेंशियल है, खिंचा हुआ स्प्रिंग है, रबर का इलास्टिक पोटेंशियल है, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो चलो थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो एक तरह से इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी, तो मतलब अपने आप में स्टोर की गई हुई है, और मतलब जो दिखती नहीं है, मतलब अंदर है। जैसे हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, मतलब वो स्टोर्ड है, वो हम कभी भी मतलब वो कैलोरीज जो आ जाती है खाते वक्त, उसको हम वो एक हमारी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है अंदर से। तो जो भी एक तरह से स्टोर्ड है, और मतलब जो पोटेंशियल है, जो हमारी काम करने की क्षमता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वैसे भी एनर्जी हमने उसी तरह से डिफाइन की थी कि एनर्जी इज द पोटेंशियल टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा बुलाते हैं। तो काफी सारे एग्जांपल है, पर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लो, ये स्प्रिंग। अब जैसे स्प्रिंग के एंड में कोई ऐसे हमने कोई ऐसे मास लगा दिया, कोई भार लगा दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु लगा दी और खींच दिया, तो उस वक्त तो वो स्थिर है, पर हमें पता है कि उस वक्त हमने छोड़ दिया है उसको, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, वो स्प्रिंग ऐसे चलने लग जाएगा। तो उसी तरह से ये जैसे या तो स्प्रिंग हम इस तरफ ऐसे खींचे या दबाएं, उसमें एक हम एक पोटेंशियल एनर्जी डाल रहे हैं, और वो एनर्जी डालने के लिए हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क डन, विच इज कन्वर्टेड बीइंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग के अंदर और वो उस बॉडी के। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जो हमको हर वक्त रहती है और दिखती है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम सब जो भी हैं पृथ्वी पे, सबको गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, और ये हम और डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में। पर जो तो हम खड़े हैं, जैसे मैं घर की दूसरी फ्लोर पे रहता हूँ, मैं अगर ऐसे छत पे खड़ा हो गया और बस ऐसे अपने आप को जाने दिया, तो मेरे में अपने आप एनर्जी आ जाएगी गिर के एक छज्जे से। अगर मैं कूद गया, मुझे मतलब कूदने की भी जरूरत नहीं, मुझे बस अपने आप को छोड़ देना है, तो वो जो है वो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, और मैं फ्लोर तक गिरूंगा, मतलब जो यहाँ का ग्राउंड लेवल है, जो हमारी सतह यहाँ पे है, वहां तक जाऊंगा, और फिर उसके बाद मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस लोकल एरिया के हिसाब से खत्म हो जाएगी। तो वो बेसिकली एक एग्जांपल है लोकल ये पोटेंशियल एनर्जी का, और क्यों बहुत ही लोकल रहती है, एक ही जगह की है वो। मतलब जैसे अभी मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ, पर अभी मेरे में, जैसे मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ मेरे में कोई एनर्जी नहीं आने वाली, मैं आज से सब कुछ छोड़ दिया है, पैर भी हटा दिया नीचे से, पर भी मैं हिल नहीं रहा हूँ। तो अभी मेरे पास जो इस सिस्टम में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो ये वाला एग्जाम्पल हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में, याद है, हमने ये पेंडुलम का देखा था, ऊपर नीचे जा रहे थे, और मैं आपको बता रहा था यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और वापस नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है उस सिस्टम में, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो बेसिकली ये है। तो यहाँ वो सबसे ऊपर आया पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो चलने लगा तो पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, सबसे नीचे आया तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, और फिर वापस ऐसे ऊपर चला गया तो फिर वो एकदम काइनेटिक एनर्जी खत्म और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इस तरह से चलता रहता है।
तो बेसिकली जब और हम उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कैसे डालते हैं, या तो हम धक्का देके या तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी डालते हैं, या उसको एक ऊपर जगह तक ले जाते हैं काम करके। एक वर्क होता है उस पेंडुलम पे, ऊपर ले जाके हम छोड़ देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी देके फिर हम छोड़ देते हैं, फिर ग्रेविटी से उसको वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो अब देखो, अब कैलकुलेशन, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं कि इसमें तहूर एक हैंड रेज हुआ, कुछ क्वेश्चन था तहूर? आई थिंक गलती से दब गया होगा। तो जैसे हम किसी को ऊपर ले आए, तो हाउ मच ग्रेविटेशनल पीई इज स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू एन हाइट एज। तो हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरी चेयर के कंपैरिजन में हाइट कुछ नहीं है, मैं चेयर के ऊपर ही हूँ, तो मेरे चेयर के कंपैरिजन में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पर हमारे यहाँ ग्राउंड के कंपैरिजन में, ग्राउंड से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, तो मेरे पास काफी ये 2 फ्लोर हाइट है और उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो इस तरह से बेसिकली ये है। और हमने जो देखा था कि फोर्स इनटू डिस्टेंस है वर्क डन, और वर्क डन इज द सेम एज एनर्जी। बेसिकली ये है कि हमारा मतलब फोर्स लेके हमारा कितना ऊपर आया, कितना फोर्स लगा हमें इस हाइट पे आने पे, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि किसी भी चीज पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल, वो mg है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू दी अर्थ। तो और हमने जो डिस्टेंस, जो भी ऊंचाई लाए, वो हम हाइट मान सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है मास इनटू g इनटू हाइट, या पोटेंशियल एनर्जी इनटू m जो हमारा मास है, g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जितनी हाइट पे ले गए इनटू दैट, उस सिस्टम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी उतनी हो गई। तो मैं ये वाला यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो है ना, इस लेवल से ये यहाँ से यहाँ तक जो h है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बड़ी, मतलब यहाँ पे जब आया तब ये पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी इसका मास इनटू g इनटू ये जो हाइट है उतनी बड़ी। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग गया। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक देयर इज 1000 किलो कार एंड 2000 किलो कार लिफ्टेड अप द सेम डिस्टेंस। एक 100 किलो 1000 किलो की गाड़ी है, 2000 किलो की गाड़ी है, ठीक है। और एक ही हाइट दोनों को उठाया गया। तो विशाल का जो बड़ी कार है उसको उठाने में कितना काम लगा? या तो कम काम लगा, दुगना काम लगा, ट्वाइस एज मच वर्क, 4 गुना काम लगा, 4 टाइम्स, या बराबर काम, या फिर 4 गुना से भी ज्यादा। हाँ बता। सर मैं कह रहा था, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, 2 कार है, ठीक है। एक 1000 किलो की कार है, ये वाली, ये लाल वाली यहाँ पे 1000 किलो की है, ठीक है। और ये जो जेट स्टाइल बनी हुई है ये है 2000 किलो की, ठीक है। दोनों एक ही हाइट, हमने इनको दोनों को एक ही हाइट पे ले गए हम, ठीक है, एक ही हाइट उठाई दोनों। तो कौन सी कार, मतलब सॉरी, जो बड़ी कार है, ये जो व्हाइट वाली कार है, उसको उठाने में कितना काम लगता है इस कार के कंपैरिजन में? मतलब दोनों में बराबर काम लगता है, ये डी ऑप्शन। बड़ी वाली कार को लगता है दुगना काम, 4 गुना, या ये दुगना काम? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, तो सीधी सी बात है, मास डबल हो गया, जी वही है, एच वही है, एम डबल हो गया तो पी डबल हो गया। समझ में आ गया? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। दुगने द्रव्यमान का अर्थ है दुगनी संभावित ऊर्जा, दुगनी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दुगना काम, ठीक है। तो एक और तो ये समझ में आ गया कि बस जितनी हाइट उठाया, मास इनटू जी तो कांस्टेंट है, जो बॉडी की मास है उस पर डिपेंड करता है, और उतना हाइट उठाया और उतनी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ गई, ठीक है। ये ध्यान रहे कि वो कैसे भी उठाया, कि कोई भी टेक्निक उठाई हमने, लगाई उसको, मतलब ये ऊपर उठाने में किसी भी तरीके से उठाया, काम पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ऐड हुई है बराबर हमेशा।
तो ये देख लो, ये डायग्राम है। चाहे आप ऐसे सीधा उठा के ले गए, ऐसे 5 मीटर इस तरफ, मतलब 5 मीटर का ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज पे, फिर भी हाइट उतनी है, या ऐसे सीढ़ियों के ऊपर से ले गए 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर की हाइट पे, ये तीनों 3 मीटर की हाइट पे है। पोटेंशियल एनर्जी तीनों में बराबर है। ठीक है। किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, नहीं, सब में बराबर होगी, क्योंकि हमेशा सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती। काम जरूर इसमें थोड़ा ज्यादा किया हो सकता है, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में भी थोड़ा ले गए, पर जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो हमेशा ये हाइट पे डिपेंड करती है। तो एक और है, ये मैं आपको काफी टाइम से आपको कह ही रहा हूँ कि हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के अंदर डिपेंड करती है। तो मैंने सिस्टम अगर पूरा मेरा घर ले लिया, तो जमीन के रेफरेंस से मैं जो ग्राउंड फ्लोर है उसके रेफरेंस से मैं ले सकता हूँ कि ये दूसरे फ्लोर तक की मेरी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा है। पर मैं ये चेयर का सिस्टम लूँ सिर्फ, जिसमें मैं बैठा हूँ, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ये सिस्टम पे ही रहता है। ये आप जो भी आपका सिस्टम डिफाइन करो, वातावरण एक तरह से डिफाइन करो, कह सकते हैं, उसके अंदर रेफरेंस लेके, जैसे वो पेंडुलम जब सीधा लटका हुआ था तब 0 पोटेंशियल। सर आवाज सब। हेलो, देख लो कुछ नेट का चक्कर तो ना हो। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? यस सर आ रही अच्छे से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब शुभो आपको काइनेटिक एनर्जी के बताएं, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, तब हम दोनों को लिंक करते हैं। I have here थोड़ा ज्यादा पढ़ा लेना। I have an object that weighs 15 kilograms and I can lift it up 1 meter, which I have done now. That means I've done work. MGH is the work I have done, believe me. I've increased the potential energy of this object. ठीक है, तो ये जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये उन्होंने गोला नीचे से उठाया, तो सीधा इतना ऊपर उठा दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने इसकी बढ़ा दी। Times 10, it's about 150 joules. If I let it fall, then that will be converted to kinetic energy. इन्होंने गिरने दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। I would let it swing. अब देखो ये पेंडुलम की तरह, from 1 meter height, and you would be there and it would hit you, you'd be dead. 150 joules is enough to kill you. तो ये कह रहे हैं इसका मतलब जो एनर्जी आएगी है वो है 150 जूल्स के आसपास, अगर यहाँ से वो छोड़ देते हैं उसको। तो आप अगर ऐसे दूसरे छोर पे आप खड़े हो 1 मीटर कि जहाँ पे इसकी 1 मीटर हाइट पे ये वापस पहुंचेगा, फिर उसकी वजह से मतलब हम मर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, उसकी वो आपको मार भी सकता है क्योंकि ये गोला इतना भारी है। They use these devices, they're called a wrecker ball. They use them to demolish buildings. You lift up. ये उस तरह का भारी गोला है जो बिल्डिंग को तोड़ने के, बिल्डिंगें कभी तोड़नी पड़ती है तो उसके लिए रैकिंग बॉल बुलाते हैं। A very heavy object, even heavier than this, and then you let it go, you swing it, thereby converting gravitational potential energy into kinetic energy, and that way you can demolish a building. You just let it hit, and it breaks a building. And that's the whole idea of wrecking, of gravitational potential energy to kinetic energy. Now, I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy. ये बता रहे हैं, देखो कि मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, कभी वो मतलब क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, या तो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक से पोटेंशियल में। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ये कंजर्व्ड रहती है, और ये अब एक एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे जिसमें मतलब ये अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं कि अगर इनका मतलब मायना, मतलब ये जो वायदा कर रहे हैं वो सही नहीं निकला तो जान जा सकती है। अब देखो कैसे होता है। That I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी हाइट से उसको ये अपने गोले को छोड़ देंगे कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस हाइट से और भी ज्यादा ऊपर वो वापस जाए, कि और भी ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाए।
जितनी है यस सर उतनी ही रहेगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और वापस उतनी ही हो सकती है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. So speed, when I stand here, I trust the conservation of mechanical energy एकदम मुंह पे for ले आएगा। 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush. हाँ, एक मैं ये पॉज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया अच्छा कि वो मोबिलिटी वर्ड इन्होंने यूज किया। मोबिलिटी मतलब हिलने की, मतलब एक तरह से क्षमता। अगर आप मोबाइल हो यानी मतलब आप हिल सकते हो, तो इस चीज में मोबिलिटी है। ठीक है, होपफुली वो समझ में आ गया होगा। जैसे ये चीज हिल सकती है, ये गोला हिल सकता है, तो इसमें मोबिलिटी है। My chin. देखो I want you to be extremely. एकदम चेहरे पे ले आए। अब ज्यादा जरा सा भी उन्होंने मतलब धक्का दिया और ज्यादा एनर्जी आ गई तो इनका मुंह टूट सकता है। Quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. ये लो यहाँ तक आ गई, पर कम हुई तो Physics works, and I'm still alive. तो इनका जो I have here. फिजिक्स है वो काम कर गया और ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, अब शुभो आपको थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम बोलने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक सेकेंड। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी या तो गतिज ऊर्जा है, इसको डिफाइन किया जाता है कि ये है मास या द्रव्यमान इनटू गति स्क्वायर और इनटू हाफ। मतलब हुआ कि द्रव्यमान इनटू हाफ और हाफ इनटू द्रव्यमान इनटू गति जो है वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में एक दो चीज बोलना चाहेंगे। एक सेकेंड। हाँ, जस्ट वो डिसेबल एनोटेशंस कर रहे हैं। तो इसके बारे में दो चीज बोलना चाहेंगे कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आप देख रहे हो। रेफरेंस फ्रेम जो है संदर्भ फ्रेम पर निर्भर करता है कि जिसमें इसको मापा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जैसे एक ट्रेन में कोई जा रहा है तो ट्रेन के अंदर वो देख रहा है तो कि सब कुछ स्थिर है, मगर बाहर जो खड़ा है वो देख रहा है कि ट्रेन तो काफी जोर से जा रहा है, काफी गति से जा रहा है। तो ये दोनों जब गति भी अलग देखते हैं, उनका जो गतिज ऊर्जा जो वो मापेंगे वो भी अलग ही होगा। तो वो देखो अगले लाइन में वही बोला गया है कि जब आप सो रहे हैं तो आपके बिस्तर के सापेक्ष आपके पास शून्य गतिज ऊर्जा है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष जो सन है सूर्य, तो उसके रेफरेंस में आपका बहुत ही ज्यादा गतिज ऊर्जा है, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आपका तो स्पीड ही है 107,000 किलोमीटर पर आवर। वो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आपका मास, द्रव्यमान, ये सब करके बहुत ही ज्यादा आएगा। तो एक ही आदमी जब वो बिस्तर पे सो रहा है, अगर बिस्तर के संदर्भ फ्रेम या तो रेफरेंस फ्रेम में देखा जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 0 है, और वही अगर किसी और से देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला आते हैं, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि एक जो चीज है वो जब उसका गति जब बढ़ जाता है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, उसका गतिज ऊर्जा जो बढ़ गया, ये ऐसे ही नहीं बढ़ा, ये इसीलिए बढ़ा कि
उसके ऊपर कुछ काम किया गया। आप लोगों में से कोई इधर फुटबॉल देखते हो? फुटबॉल यस सर। फुटबॉल गेम में अगर देखोगे कि एक सोचो कि एक प्लेयर है, वो एक बॉल को मारते मारते जा रहा है, तो अब आप कभी देखोगे कि बॉल को थोड़ा सा मारा, बॉल कम 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 गति से बॉल जा रहा था, फिर उसने और एक मारा काफी जोर से, इस बार बॉल बहुत ज्यादा गति से जा रहा है। तो ये जो बॉल का जो गति जो बढ़ गया, और गति बढ़ने के साथ साथ उसका बॉल का जो गतिज ऊर्जा भी बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उस प्लेयर ने उस बॉल को मारा और जोर से, ये जो काम किया बॉल के ऊपर, he did some work on the ball। उसने जब जब वो बॉल के ऊपर एक ऐसे फिर से एक शॉट मारा, तो वो बॉल के ऊपर काम कर रहा है, उसी काम कर रहा है बोल के बॉल का गति और गतिज ऊर्जा दोनों ही बढ़ रहा है। हाँ, तो जब कोई वस्तु की गति है तो उस पर किए गए, हाँ ठीक है, तो ये जो वर्क है ये है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि व्हाट हैपेंड, हाँ, जैसे कि एक एक कोई टेबल को अगर मैं धक्का मारता हूँ, तो उसका जो इनिशियल गति तो जीरो है, क्योंकि वो इनिशियली स्थिर था, फिर वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इन दोनों में से हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल से उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, ये उतना ही है जितना मैंने उसके ऊपर जो बल फोर्स दिया, इनटू जितना जितना दूरी उस टेबल गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि फोर्स के जगह वो बार बार बोल रहे हैं एफ नेट, बोले तो फोर्स नेट, फोर्स नेट है। फोर्स नेट सर। हाँ, फोर्स नेट का ये नेट वो जाल वाला नेट नहीं है, ये नेट है जैसे कि कुल। पूरे से, हाँ, कुल 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 बल। तो ये जो है कि मैं जो अगर फोर्स दिया बल, उसमें से काफी सारा चला गया फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने, तो बाकी का जो रहा वही है फोर्स जिससे टेबल हिलता है। ठीक है, ओके सर। यही है कुल बल। ठीक है, मतलब जो टोटल वो है फोर्स। हाँ, उसमें से आधा काफी सारा चला जाएगा फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ओके सर। और बाकी का जो रहेगा वही है कुल बल, उसमें टेबल हिलेगा। ठीक है, ओके। तो अभी चलो एक सवाल करते हैं आप लोगों से। सवाल ऐसा है कि यहाँ पे किसके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा है, ये बताओ आप। कि एक है कि 3 किलोमीटर में जा रहा है, और एक है उसका आधा द्रव्यमान आधा मास में कोई है, मगर वो 6 किलोमीटर में जा रहा है। किसमें अधिक गतिज ऊर्जा है? जो सवाल है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आप दोनों में ही देख सकते हो। किसमें अधिक गतिज ऊर्जा है, 3 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले आदमी, या 6 किलोमीटर पर आवर चलने वाला आधा द्रव्यमान का बच्चा, आधा मास का बच्चा? अभी आप बता सकते हो इनमें से किसका ज्यादा दोनों में सर सेम होगी। सेम होगी? भाई क्यों होगी? रचित, फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला बताया था अभी? हाँ, क्यों क्यों सेम क्यों होगी? तो मीत ने जो अभी अभी बोला फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला में ये डालो, डाल के बताओ, ऐसे ही मत बताओ। अच्छा, फॉर्मूला याद करके बताओ, कोई अभी बताया था। फॉर्मूला है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की क्या वैल्यू है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखना है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप बच्चे और वो आदमी में करते हो, तो देखोगे कि बच्चे का जो मास है, वो मास आधा है, मगर उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो गति है, वो गति उसका दुगना है। मगर ये जो गतिज ऊर्जा होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर में जाता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ बढ़ता है। ये देखो लिखा है कि बच्चा हाफ एम वी स्क्वायर
ये मास जो है बच्चे के लिए द्रव्यमान आधा है मगर गति दुगुना, मतलब के भी दुगुना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का के वो mv² में जाता है। तो मास टू द पावर 1 द्रव्यमान के पावर 1 है, मगर गति जो है वेलोसिटी के पावर 2 है स्क्वायर। तो इस बच्चे का जो द्रव्यमान या मास है वो आधा हो सकता है, मगर उसका गति दुगुना है, और वो गति दुगुना 2 बार एक्ट करेगा क्योंकि ये स्क्वायर है गति। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। तो ठीक है, चलो यहाँ पे ये देखते हैं कि सर अब समझ आ गया अच्छे से। हाँ, तो ये फॉर्म ऐसे ही मत बोल दो, फॉर्मूला देख के फॉर्मूला में डाल के बोलना, तो देखना आप भी आंसर ठीक कर लो। सर वो सर याद नहीं आ रहा था। मैंने तो 1 ही मिनट पहले बोला था। चलो ठीक है, अगला वाला देखो कि एक 45 किलोमीटर पर आवर की तुलना में 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले समय ब्रेक दबाने पर आपको कितनी अधिक दूरी तय करनी होगी। तो एक कार 45 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, एक कार 90 किलोमीटर दुगुना गति से जा रहा है। तो दोनों में ही अगर ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के कितने दूर बाद 45 किलोमीटर वाला कार जाके रुकेगा और कितने दूर बाद 90 किलोमीटर में जाने वाले कार जाके रुकेगा। ये देखो 4 चॉइस है, आधा दूरी, सेम दूरी, दुगनी दूरी, या तो 4 गुण। ये 4 चॉइस है, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सा है। हो गया आपका, कोई आंसर है किसी के पास? एक आंसर आया है ट्वाइस द डिस्टेंस चैट पे। ठीक है, देखते हैं ट्वाइस द डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि हाँ, तो यहाँ पे is the whiteboard visible? हाँ, Okay, so if the whiteboard is visible, then how to remove this? Okay, so यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है ये जो W वर्क, ये है वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये है फोर्स या तो बल, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब दूरी, और ये इतना भी है कि ये भी है कि ये डेल्टा, ये जो ट्रायंगल साइन है डेल्टा मतलब डिफरेंस इन के मतलब गतिज ऊर्जा। तो इधर से हम आपको वो आंसर करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं कि अच्छा देखो, ये जो दोनों कार है, दोनों कार में ही लास्ट में जाके तो ये दोनों ही रुक जाता है, तो फाइनल जो वेलोसिटी है दोनों में ही 0 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखो कि हमें तो सवाल जो पूछा है दूरी के बारे में पूछा है कि कितना, कौन सा कार कितना दूर जाके रुकेगा। तो ये जो दूरी है ये हो गया, इस फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, हाफ, ये हो गया हाफ। ओके, और मास भी नहीं बदलता है, तो मास को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो गया v वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर, ये है वेलोसिटी फाइनल, इसको स्क्वायर। तो आप इस ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है ये जो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। मैंने कोई अपना फॉर्मूला बना के, ये आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस, वेट, तो मैंने ऐसा मत सोचो कि मैंने अपना कोई फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है यही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। और यहाँ पे जो बोल रहा है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रायंगल मतलब डिफरेंस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। इसको अगर आप डिवाइड करते हो एफ से, एफ बोले तो जो ब्रेक लगाने का जो बल, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही एक ही है, मास भी एक है। तो क्या अलग क्या है, अलग है कि एक
90 किलोमीटर से जा रहा था और एक 45 किलोमीटर से जा रहा था। ठीक है, तो इसका अगर पहले वाले का डिस्टेंस हम लेते हैं कि इसको चलो d1 नाम देते हैं। d1, ये जो d1 होगा ये होगा, मास भी सेम है, फोर्स भी सेम है। पहले का जो 90 किलोमीटर, एक है था 90 स्क्वायर, और इस साइन का आप मतलब समझते हो? अगर मैंने इसको हटा दिया, ये जो इक्वल टू को मैंने हटा दिया, सोच के मैं इधर एक साइन बनाया जो है ये मतलब प्रोपोर्शनल टू और गोज एज जो d1 पहला जो डिस्टेंस है इट गोज एज 90 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जो डिस्टेंस है d2 जो है ये गोज एज 45 स्क्वायर। तो इन दोनों में आपको दिख ही रहा है कि जो 90 है वो 45 के दुगुना है, और दुगुना के वो उस दोनों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी के साथ जो ये डिपेंडेंस है ये स्क्वायर में है, तो 2 into 2, 2 to the power of 2, उसीलिए आंसर 4 गुना में होगा। ठीक है, ये देखो, मैं अगर आपको ये स्क्रीन छोड़ के मैं अगर आपको वापस इस स्क्रीन में लेके जाता हूं तो आप देख सकोगे। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस दिस। ठीक है, सब ठीक ही है। तो क्योंकि दुगनी गति की वजह से ke 4 गुना बड़ी है, इसका मतलब है कि रोकने की दूरी भी 4 गुना बड़ी है। ठीक है, तो आगे में चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल, गति और क्षमता ऊर्जा, ये दो टाइप के ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और क्षमता ऊर्जा के दो मूलभूत रूप है, और एक विकिरण है प्रकाश की तरह, और काम मौलिक ऊर्जा के रूप, रासायनिक, परमाणु, तो ऐसे बहुत सारे तरह के ऊर्जा जो एनर्जी होते हैं। तो उसमें एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, ऊर्जा कभी बनाया नहीं जा सकता, मगर उसको एक से दूसरे में ले जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने थर्ड लाइन पहले बोल दिया कि वो है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ऊर्जा कभी बनाया भी नहीं जा सकता, कभी उसको विनाश भी नहीं कर सकते हैं, मगर उसको एक तरह का ऊर्जा से दूसरे तरह के ऊर्जा में हम ले जा सकते हैं। और इन ले जाने का, हेलो रजत म्यूट कर लो। हाँ हाँ, बहुत। और इस ले जाने का जो तरीका है वही है काम करके। ये जो काम जो है वो कोई काम सॉरी एनर्जी, सर। एक तरह के एनर्जी को दूसरे तरह के एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, काम जो है वो खुद एक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो चलो इधर आते हैं कि एक 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 मार्बल है ना, कंचे की गोली जो होते हैं, इसको ऐसे एक ट्रायंगल की तरह इसके ऊपर आप जाके छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने के बाद इस गोली के अनुसार गिर रही है। ठीक है, अपनी गतिज ऊर्जा के बराबर इसकी क्षमता ऊर्जा किस बिंदु पर है? तो इसको मैं जब ऊपर से छोड़ दूंगा तो कब ऐसा होगा कि उसका गतिज ऊर्जा और इसका क्षमता ऊर्जा एक ही है? आप बता सकते हो कब होगा? और अगर इसके साथ में एक सवाल जोड़ भी दूं, वो है कि उसका गति तब होगा कितना, v कितना होगा? सर इसका होगा, नहीं, पहले तो वो वाला बताओ कि दोनों बराबर किस पॉइंट पे होंगे, पोटेंशियल यस सर। एनर्जी और अच्छा, काइनेटिक। ये 4 ऑप्शन है, सबको दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। हाँ, बस तो इसको जवाब देने के पहले वो मीत ने जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि बॉल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो वाला यस सोचो। सर, वो वही 130 जूल का। यहाँ पे वो सोचो कि जब वो बॉल एकदम ऊपर है तब उसका गति कितना है, गतिज ऊर्जा कितना है। ठीक है सर।
और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा का संरक्षण, ये वाला नियम भी याद रखे। ठीक है। बताओ। तो ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा बता सकते। आधे रास्ते में। बिल्कुल गौरी। तो और क्यों ऐसा है ये भी बता दो। क्योंकि शुरुआत से तो वो धीरे जाएगा और जाते जाते उसकी आधे रास्ते में गति तेज होने लग जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। हाँ, पर आधे रास्ते पे ही क्यों होगी? हाँ, तो शुरुआत में धीरे नहीं जाएगा, शुरुआत में उसका कोई गति नहीं है, उसका मतलब उसका गतिज ऊर्जा भी 0 है, 0 है। फिर उसकी सर एनर्जी कम होगी ना फिर बीच में। नो, तो इनिशियली उसका पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, या तो Yes, sir. जिसको बोलते हैं क्षमता ऊर्जा। Yes. और उस वो क्षमता ऊर्जा तब आधा होगा जब उसका ये जो हाइट है h, ये जो h है, Yes. वो जब आधे हाइट में आ जाएगा तो क्षमता ऊर्जा भी आधा हो जाएगा, क्योंकि क्षमता ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताया था हमने, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 3 पोटेंशियल लेटर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? क्षमता ऊर्जा का फॉर्मूला mgh था ना? mgh, ठीक है। सर P equals to mgh. हाँ, mgh जब है तो ये P तभी हाफ होगा जब h भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला। और अगर आप जानना चाहते हो, ये सवाल हालांकि है नहीं मगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जब उसका ये जो गति ऊर्जा और क्षमता ऊर्जा समान हो जाएगा आधा पॉइंट में, जब h इक्वल टू h/2, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा? ये चलो मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड कर सकता हूँ, मगर आप इधर भी देख सकते हो, ठीक है। मिस, डू यू वांट मी टू डू व्हाइट बोर्ड? नहीं, यहीं पे एक्सप्लेन कर दे। ओके, चलो। तो इधर नीचे देखो कि वो तो मैंने बोल दिया, नील में लिखा हूँ कि 1p इक्वल टू हाफ p इनिशियल, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी 1 माइनस, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। अभी देखो कि mgh, ये जो जब समान हो गया उन दोनों का, सवाल ही ऐसा था ना कि उसका गतिज ऊर्जा और क्षमता ऊर्जा किस बिंदु पर समान होगा। तो जिस बिंदु पर भी समान होगा वहां पे mgh इज इक्वल टू हाफ mv² होगा, ठीक है। तो वहां से हम लिखते हैं कि ये हाफ को मैं इस तरफ में ला रहा हूं, और दोनों जो m है ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू v²। उसका मतलब है v जो हुआ, v होगा √2gh। मगर h अभी कितना है, हमने तो अभी अभी बताया था, आपने भी बताया था कि आंसर है हाफ वे डाउन, c वाला। तो h जो है उधर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे h/2, तो वेलोसिटी होगा 2gh/2, जहाँ पे हाँ h इज इक्वल टू h/2, 2gh/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, gh टू द पावर हाफ मतलब √gh, ठीक है। तो ऐसे आप, सवाल पूछा गया था कि किस बिंदु पर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा, वो तो आप निकाल ही सकते हो, साथ में इतना भी निकाल सकते हो कि उसका गति तब कितना होगा इस फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए अभी इधर से मीत आपको समझाएंगे। तो हाँ, तो यही क्वेश्चन है अपना। एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक सेकंड। हमने कर लिया। तो ये है बेसिकली 3 बॉल है, ये ऐसे ये एकदम छज्जे पे यहाँ पे खाई के एक एज पे ये बंदा खड़ा है, और ये 3 अलग अलग बॉल फेंकता है। उसका दम बराबर ही है, तो तीनों बॉल एक ही स्पीड पे रिलीज करता है, ए, बी और सी। जो शुरुआती गति है तीनों बॉल की एक ही है, पर एक को ऐसे ऊपर फेंक देता है, बी को वो सीधा फेंकता है और ज्यादा, और सी को ऐसे डायरेक्टली नीचे फेंक देता है। आपको बताना है कि इसमें से जब नीचे पहुंचती है, जब यहाँ पे तीनों जब टच करती हैं, तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है? इन तीनों में से किसकी सबसे ज्यादा होगी? सर C1। सी की, ए सी दोनों बराबर या तीनों की बराबर? तो कोई कह रहा है सी, और कोई आंसर? क्वेश्चन से रिपीट कर दो। 3 बॉल है, मतलब ये बंदा 3 बॉल फेंकता है यहाँ पे ऐसे एज। ये पिक्चर तो सबको ठीक से दिख रहा है ना?
तो 3 बॉल ऐसे फेंकी जाती है, एक थोड़ी ऊपर, एक सीधी और एक सीधी नीचे। इनमें से जब नीचे जब हिट करती है ये जमीन पे, यहाँ के लगती है बॉल, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? शुरुआती स्पीड, शुरुआती गति सबकी बराबर है। जमीन पे लगते वक्त बी की बी की, कोई सी कह रहा है, ए। ये बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है बताओ रचित, बी बोला? सर क्योंकि सर वो दूर फेंक रही है ना। दूर, हाँ दूर तो गई बॉल, स्पीड बराबर रही। एक चार्ट में भी आया, देखो यहाँ पे देख, नहीं चार्ट में अभी नहीं देख पा रहा। शुभ चार्ट एक बार देख के बताइए, कोई एक चार्ट में भी शायद आंसर आया। चार्ट हाँ, ए और सी। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है हिंट, एनर्जी कंजर्वेशन का सोचो। सबकी बराबर इनिशियल एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर्ड। सबकी बराबर जब शुरू होती है हाफ mv स्क्वायर्ड, v बराबर है सबकी, ठीक है। और ये सब तो मानते हो ना कि सबकी सब एक इक्वल एनर्जी से शुरू होते हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, जो गतिज ऊर्जा है सबके बराबर। यस सर। ठीक है, अब जो हाइट, कौन सी हाइट से फेंकी जा रही है? सब एक हाइट से फेंकी जा रही है या अलग अलग हाइट है सबकी? शुरुआती जो हाइट है उसकी वो कितनी है? सबकी बराबर? अलग अलग। अच्छा, अलग क्यों है बताओ पवन? सर और ऊपर। हाँ, पर शुरू तो एक जगह से हुई है ना सर, क्योंकि लिए लगे हो, ये इतना आसान, ये इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बस देख के ही आ जाए, ये थोड़ा, इसको अंग्रेजी में नॉन इंट्यूटिव बोलते हैं। सर बी होगा क्योंकि सर वो बहुत दूर फेंक रही है ना और उसमें एनर्जी ज्यादा लग रहा है। नहीं, तो ये है, ये अब अच्छा खासा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आंसर है सबकी बराबर। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला इनिशियल एक आया था, एक mv स्क्वायर्ड, सब हाफ mv स्क्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर, ये तो हम मानते हैं। एक हाइट से फेंकी गई है, चाहे जिस डायरेक्शन में फेंकी गई हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर। यहाँ जब आती है पवन, ये ए बोला था ना पवन ने, जैसे ऊपर फेंकी जाती है तो इसकी v कम हो जाती है पर mgh बढ़ जाती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी, संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है, पर वो वापस फिर आते आते संभावित ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें, सबका mgh यहाँ पे कम हो गया, mgh सब में ऐड हो गया, और सबका हाफ mv स्क्वायर्ड भी बराबर ही था। और फिर यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब सबकी एनर्जी बराबर है, ये भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया था। सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब सबकी वेलोसिटी भी बराबर ही है, क्योंकि सबका मास तो बराबर है ही। समझ में आया? इसका बाद में भी थोड़ा सोचना, ये इतना आसानी से समझ। यस सर। ठीक है, थोड़ा वो थियोरेटिकल है ये सारी चीजें, मतलब हम फॉर्मूले बनाते हैं, लॉ, नियम बनाते हैं, तब जाके हमको ध्यान में आता है कि ऐसा रहता है। ठीक है, तो चलो ये एक आ गया। अब थोड़ा इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, मशीन। आपने 3 इडियट्स देखी है, उसमें वो प्रोफेसर पूछता है आमिर खान से कि मशीन क्या है। यस सर। तो क्या है मशीन? सर मशीन सर वो है जो काम करती है एनर्जी को लेके। हाँ, एनर्जी को लेती है, काम। अच्छा, एनर्जी कम कर देती है क्या? वो काम कम कर देती है या काम बढ़ा देती है, ऐसा होता है क्या? सर काम तो सर सही करती है जितनी उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो काम को कम कर देती है क्या वो? सर यस सर। काम को कम कर देती है, पर अभी तो हमने बोला था कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सर वो तो जो मशीन है सर
उसको तो चाहिए होगी सर एनर्जी, वो अपना काम, वो ह्यूमन लाइफ इजी कर देती है। हाँ, काम आसान कर देती है, जो बेसिकली आमिर खान आंसर देता है 3 इडियट्स में, आपने देखी हो तो, कि काम आसान कर देती है। क्योंकि जो बेसिकली ये हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है अपने हाँ, तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमने एक वर्क इनपुट किया, हमने काम थोड़ा किया और हमें आउटपुट ऐसा चाहिए। अब जैसे कोई बहुत भारी चीज हमको थोड़ी इधर से उधर करनी है, ठीक है, एक जगह से कोई भारी चीज उठानी है हमको, ठीक है, पर हल्की सी ही उठानी है, डिस्टेंस छोटा है पर फोर्स बहुत लगेगा। ओके सर, है ना? तो उसके लिए हम यूज करते हैं लीवर। सबसे ज्यादा, सबसे फंडामेंटल, सबसे मूलभूत जो मशीन मानी जाती है वो है लीवर। उसमें क्या होता है हमको सर होता है फलक्रम होता है। हाँ देखो, फलक्रम देख रहा है, बिल्कुल सही, फलक्रम है। इसमें क्या है, एक डंडा हमेशा, एक साइड हमेशा बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। यही प्रिंसिपल है लीवर का। यस सर, कि एक साइड पे बीच में नहीं होता। एक साइड पे हम डिस्टेंस बढ़ाता, काम क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। हम कोई भारी चीज उठानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, पर छोटे डिस्टेंस हमको उठानी है तो हम उसको मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, हम डिस्टेंस ज्यादा कर सकते हैं। हमारे इनपुट का, इनपुट जो करें उसका डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम कर दे। और इस साइड मतलब यहाँ से हमने ऐसे दबाया इस तरफ से, लेफ्ट साइड से, और दूसरी साइड फोर्स ज्यादा हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। तो F छोटा f बड़ा D इंटू बड़ा F इक्वल टू बड़ा F छोटा D। तो हमने इसका वर्क का काम हमने आसान कर दिया एक तरह से। तो इसमें हमने काम आसान कैसे किया, फोर्स कम करके, ठीक है। ये प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया ना कि कंजर्व। यस सर, ये सर प्रिंसिपल तो सर सीजर में भी यूज होता है ना? हाँ बिल्कुल, सीजर में, सीजर में उल्टा होता है, पता है। सीजर में जो जिस साइड से हम काटते हैं वैसे, अगर मतलब अगर कुछ लंबा बड़ा काटना है तो आपको वैसे कोई चीज काटने में और फाड़ने में ज्यादा दम नहीं लगता, पर अब लंबा काटना है तो हल्का सा यहाँ पे हिलाओ, वो पूरा कट जाती है। पर अगर आपको जैसे बहुत कुछ भारी काटना है, ये अच्छा एग्जांपल दिया, ऐसे मैं थोड़ा आउट ऑफ जा रहा हूँ, पर आपको कुछ मोटा काटना है तो जो मैं यहाँ नहीं, एक सेकंड, तो कुछ ऐसे मोटा काटना है तो आप मतलब यहाँ आपने हैंडल एकदम थोड़ा दूर है फलक्रम से, पर आप वो चीज आप बहुत सेंटर के बहुत पास ले आते हो ताकि उस पे वो लीवर वाला काम, तो उस पे फोर्स बहुत पड़े, उतना डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। जब कुछ काटना है तो हल्का सा डिस्टेंस भी है तो उसमें आप बहुत आराम से फोर्स करके काट सकते। ये अच्छा एग्जांपल दिया रचत। तो और एक और है, हेलो, सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ रचत आ रही है। और एक और है अपनी चरखी। इसमें तो मतलब इसके और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी है, पर सबसे आसान चीज ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल देता है। कोई भारी चीज हमें उठानी है तो हम अगर उसको ऊपर से पुली लगा दें और उसको नीचे खींच लें तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान है ना, क्योंकि हम उसमें अपना वजन भी थोड़ा लगा सकते हैं, सिर्फ हाथ में। वेल जैसा है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे वेल में से, कुएं में से आपको पानी निकालना है, आपने बाल्टी डाली, या तो आप ऐसे नीचे से आप ऊपर खींचो, या एक ऊपर पुली लगा दो जिसके ऊपर रस्सी लगा दो, ताकि आप रस्सी नीचे खींचो आराम से अपना वजन लगा के। थोड़ा ज्यादा आसान काम उतना ही हो रहा है, पर ये काम आपके लिए ज्यादा आसान हो गया क्योंकि डायरेक्शन बदल गया और आप उससे अपनी बॉडी का मतलब अपनी बॉडी का वजन, अपने शरीर का वजन भी इस्तेमाल करके आप उसको और आसानी से खींच सकते। ठीक है, तो ये सबसे फंडामेंटल एग्जांपल है। वैसे इतना आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अब ये था हमारा आइडिया वो एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और उसके एप्लीकेशन मशीन्स के। अब थोड़ा हम अब इंट्रोडक्शन करते हैं ग्रेविटी का। अच्छा, ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बता देता हूँ इससे जाने से पहले। एक एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी
बेसिकली ये हमने क्या कहा था कि वर्क इनपुट इक्वल्स वर्क आउटपुट, ये है आइडियल मशीन, मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक मतलब आदर्श मशीन जिसमें से कोई भी वर्क का लॉस, एनर्जी लॉस कहीं नहीं होता। हमारे पता है हर जगह कुछ भी चलाते हैं फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है, तो हमेशा हम कोई भी मशीन की एफिशिएंसी देखते हैं कि वर्क इनपुट मतलब वो यूजफुल एनर्जी आउटपुट जो हुआ, कितना एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट से डिवाइड किया तो वो एफिशिएंसी हो जाती है। हमेशा 1 या उसके नीचे, 100% या 1 या उसके नीचे होती है। और आइडियल तो मतलब रियल लाइफ केसेस में, असली मशीनों में हमेशा 1 से कम होती है। तो ये था मशीनों पे। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। शुभो हमें आगे ले जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेविटी के बारे में, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे मगर थोड़ा सा हम देख लेंगे। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? 5:30। रचित आपको ऐसे अर्जेंट है तो आप? नहीं सर अर्जेंट नहीं है, मैं करता लेट तक ले लो। अभी हाँ 5:30 भी नहीं, 5:30 तक है अपना टाइम, उससे ज़्यादा आपका भी टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास इतनी काफ़ी है। ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। एक सेकेंड, गुरुत्वाकर्षण। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन साहब जो थे वो एक इंग्लिशमैन थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने एक चीज वो बहुत ही अच्छा उन्होंने डिस्कवरी किया कि जो आकाशीय पिंडियों की गोलाकार गति और पृथ्वी और पर वस्तु के नीचे गिरना, ये जो आसमान में जो मरकरी, वेनस, ये जितने ग्रह होते हैं, या तो अपना चांद भी जो होता है, ये जो घूमता है, और एक कोई भी सेब ले लो, एप्पल ले लो, अनार ले लो, जो पेड़ से गिरता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, इन दोनों का गिरने, ये देखो ऊपर एक चांद भी है, यहाँ पे एक पेड़ भी है। बोलते हैं न्यूटन पहले लोग थे जो जिन्होंने ये, जिनको ये अंदाजा आया कि जो आकाश में जो चीज गोल गोल करके घूमती है और जो फल ऐसे गिरते हैं, ये दोनों का एक ही कारण है। ठीक है, इसके बीच में क्रांतिकारी ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन उन्होंने निकाला। तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इट इज वन एंड द सेम ग्रेविटेशन फोर्स, एक ही कारण में, जिस कारण में चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको न्यूटन के बारे में हमने तो ऑलरेडी जान लिया कि वो उन्होंने सारे जो फोर्सेस है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, सारी और सब, हम सबसे मशहूर तो इसके लिए ही है कि उन्होंने एक पेड़ से एप्पल गिरता हुआ देखा, तो उनको ध्यान आया कि ये कुछ कोई वजह है, कोई ऐसा ये बल फोर्स जो है वो लग रहा है उस वजह से। क्योंकि उससे पहले लोगों को लगता था कि मतलब हर वस्तु की जो हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल जगह, जो प्राकृतिक मतलब अंदरूनी तरीके से एक मानते थे कि हमेशा जो हर चीज की जगह जमीन पे ही होती है, इसलिए सब जमीन पे ही आके गिरता है। फिर जाके ये न्यूटन ने कॉन्सेप्ट बनाया कि फोर्सेस। हाँ शुभो, आपको कंटिन्यू करना। तो बेसिकली मैं एक बार खत्म कर देता हूँ कि न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये फोर्सेस हैं, इसी वजह से चीजें गिरती हैं, और ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का बल है, इसी वजह से जो हमारे सारे ग्रह हैं, जो चांद है, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि उनमें ये गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे के बीच। हाँ शुभो, आप कंटिन्यू करें। हाँ ये हो गया। अच्छा इतना तक कर दिया। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। तो ये देखते हैं क्या नियम क्या है, कि किस नियम के अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण के फोर्स या बल को मापा जाता है। तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान m1 बल के साथ दूसरे द्रव्यमान m2 को आकर्षित करता है, और वो किस अनुसार आकर्षित करता है, कि वो m1 और m2 के जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन,
M1 और M2 के प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। ये देखो यहाँ पे वही साइन है, F के बाद जो साइन है वो इक्वल टू वाला साइन नहीं है, वो वही साइन है जो मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाया था। इसका मतलब है प्रोपोर्शनल टू, और उसका और भी एक मतलब है कि गोज एज। तो ठीक है, तो ये जो बल जो बल फोर्स जो है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, कि दोनों के द्रव्यमान मास 1 और मास 2 के द्रव्यमान के गुण जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों के जो डिस्टेंस है, दोनों के अंदर जो दूरी है उस दूरी के स्क्वायर में वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाँ, तो उसका मतलब है अगर किसी का भी द्रव्यमान अधिक होता है तो आकर्षण बल अधिक होता है। तो इन दोनों में से अगर किसी का द्रव्यमान मास अगर किसी का बढ़ गया तो ये बल बढ़ते रहेगा, और जितने वो नजदीक होंगे उतना ज्यादा उनका दोनों के बीच में बल या फोर्स होगा, और जितना दूर होंगे एक दूसरे से, जितना दूर होंगे उतना जल्दी जल्दी वो बल कमते रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो कांस्टेंट है इन दोनों के बीच में अगर कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत ही कम है, इतना कम है कि ये देखो कम क्यों है, कि जो g का वैल्यू है 6 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं -11 को मैंने लाल रंग में लिखा। ये जो 10 टू द पावर -11 मतलब ये जो 6.67 है इसको 10 से आप डिवाइड या तो भाग कर रहे हो, 11 बार भाग कर रहे हो 10 से, उसीलिए 10 टू द पावर -11 है। और ये इसी 6.67 को अगर 11 बार आप 10 से डिवाइड करते हो तो ये वाला नंबर आता है, जहाँ पे ये देखो 0.0000 इतने सारे 00 करके 667 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इतना कम है इसका मतलब है कि दिस मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स, अगर यहाँ पे दो चीज 1 केजी के होते हैं, 1 किलोग्राम के, और उनमें जो दूरी होती है 1 मीटर के होते हैं, ठीक है, तो ये M1 और M2 1 केजी लगा दो 1 1, और डिस्टेंस भी लगा दो 1 1 स्क्वायर भी 1 ही है, तो उन दोनों में फोर्स कितना होगा, इतना होगा 0.0000667 न्यूटन। बोले तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कोई फोर्स ही नहीं है। इफ देयर वाज नो अर्थ, ये देखो यहाँ पे देखो कि ये जो है नील वाला ये है अपना धरती, और ये जो पीला सा जो ये बॉल है ये है चांद। चांद, तो ये इफ देयर वाज नो अर्थ नो, ये जो चांद है ये v के वेलोसिटी या गति से सीधा निकल जाता, मगर हमारे जो अर्थ है, अर्थ और चांद के, पहली बात तो इन दोनों में जो अपना जो धरती और चांद के बीच में यही फॉर्मूला एक्ट करता है, इसी फॉर्मूला जो जिस बल से हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी चांद को पकड़ा रहता है वो भी इसी फॉर्मूला से आता है, जहाँ पे M1 में डालो अपने धरती का मास या द्रव्यमान, M2 में डालो अपने चांद का मास या द्रव्यमान, और D में डालो हमारे धरती और चांद के बीच में जितना दूरी है वो है D। ये फॉर्मूला में ये सब डाल दो, और ये जो G का वैल्यू यही है, ठीक यही वैल्यू डालो, तो जो F निकलेगा, जो फोर्स या बल निकलेगा, उसी बल से हमारे धरती चांद को पकड़े रहता है, और पकड़े रहता है बोल के। ये जो चांद है यहाँ पे जो ये बॉल जो दिख रहा है पीला वाला, ये v के गति से सीधा निकल जाता, मगर हमारे जो अर्थ के जो मध्याकर्षण है उसमें से इस चांद को इधर, ये जो नील सा लाइन दिख रहा है आपको, ये नील लाइन में ना जाके ये थोड़ा सा गिरता है, गिर के अपने ऑर्बिट में आ जाता है, और फिर भी यही चीज फिर से रिपीट होगा। जब वो चांद यहाँ पे है, यहाँ से भी आप एक वी का लगा सकते हो ऐसे सीधा, तो सीधा नहीं निकलेगा, वो फिर से अर्थ के जो ग्रेविटेशन पुल है, जो मध्याकर्षण है, उसको थोड़ा सा अंदर घुमा देगा। ऐसे अंदर घुमाते 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 चांद ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर ये बल ना होता मध्याकर्षण, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो सीधा ऐसे निकल जाता। ठीक है, what would happen if the tangential speed of the moon was instead 0? अगर आप उल्टा देखो कि मून का जो ये v, अगर जो गति जो v अगर 0 हो जाता,
पहला सवाल ये था कि अगर मध्याकर्षण 0 हो जाता तो क्या होता, तो ये होता कि ये चांद सीधा ऐसे निकल जाता, सीधा ऐसे पृथ्वी के चारों ओर नाक घूम के सीधा ऐसे सीधा टेंजेंशियली निकल जाता इस v अनुसार। मगर ये फोर्स के वजह से, मध्याकर्षण के वजह से उसको घुमा घुमा के हम ऑर्बिट में डालते हैं। अब सवाल है उल्टा करके कि सोच लो कि मध्याकर्षण है मगर ये v नहीं है, तो क्या होता। तो चारों चॉइस है कि चार्ज जो है वो धरती के चारों ओर ऐसे घूमते रहेंगे, या तो वो स्टेशनरी रहेंगे, या तो सीधा गिर जाएंगे, या तो एक भी नहीं। आप बता सकते हो चारों में से कौन सा होगा? अगर चार्ज का कोई वेलोसिटी अपना ना होता तो क्या होता? हेलो, जवाब मीत, am I audible? हाँ, तो बताओ, ये पवन या संजीव, ये तो आपके साथ डिस्कस भी किया था, आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और हम चाहेंगे कि जो जो हिंद हिंद हमने देखा है कि ज्यादातर उत्तर जो दे रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले दे रहे हैं, तो हम हम निवेदन करेंगे जो हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी आंसर दे, वो भी हाँ, पार्टिसिपेट करें। सब जुड़ो थोड़ा यार। हाँ। गजाला, आपका अनम्यूट है, आप आंसर दे रही थी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो जैसे वो चांद है, अभी हमने बताया कि ये जो चांद की जो ये आपको ये ब्लू एरो ये दिख रहा है, जो वी दिख रहा है, हाँ। तो चांद की मतलब एक अपनी ही गति है जो जिससे वो घूम रहा है, मतलब अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो चांद की एक गति है जिस वजह से, पर ये जो गति है वो अगर मतलब जीरो हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या होगा। और ये 4 ऑप्शंस हैं कि वो फिर भी मतलब घूमता रहेगा पृथ्वी के इर्द गिर्द, वो रुक जाएगा बस पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के कंपैरिजन में, मतलब के सापेक्ष में वही बस वहां रुका रहेगा, पृथ्वी में आके गिर जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। सर ये इनमें से कोई भी नहीं। सर तो क्या होगा बताओ। क्या आ जाएगा वो? क्यों कोई भी नहीं, क्यों? आपको क्या क्या लगता है क्या होगा फिर? सर अर्थ पे आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली एक वो सर्कुलर मोशन का एक थोड़ा हिस्सा है, हमने वो इतना कवर नहीं किया, वो थोड़ा एडवांस्ड है। पर बात ये है कि क्योंकि उसमें ये जो गति है, गोलाकार जो मतलब जो गति जिसकी बात करते हैं, ये गोलाकार। सर कट जाएगा, गलत बता दिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए रहता है क्योंकि इसमें गति है, और पृथ्वी की जो फोर्स आता है उस वजह से ये गोले में घूमता रहता है। अगर फोर्स पृथ्वी का, अगर जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अगर 0 हो गई तो क्या होगा चांद को, बताओ। तो वो सीधा निकल जाएगा। बिल्कुल, तो वो सीधा ऐसे निकल जाता है। और तो उस तरह से, क्योंकि उसमें एक फोर्स आ रहा है, एक बल आ रहा है पृथ्वी से, और अपने आप में मून में एक स्पीड है, चांद में एक गति है, इस वजह से ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये 2 कारणों की वजह से। और कोई एक गायब हो गया तो या तो वो भाग जाएगा या आके टकरा जाए। समझे? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगले स्लाइड में जाते हैं। चलो ये यहाँ से मीत विल टेक ओवर। थोड़ा तो अच्छा, हमने किया। चलो ये एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है। 2 बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई पृथ्वी नहीं है, कोई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, 2 बॉडी है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। अब एक बल है दोनों में, ठीक है, इतना डिस्टेंस है दोनों में। अब ये डबल कर दिया, जो एक दूसरे दूरी है वो डबल कर दी, तो कितनी होगी? फॉर्मूला याद रहा आप लोगों को? अगर 2 वस्तुओं के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी हमने डबल कर दी, दुगनी कर दी, तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होगा? आधा होगा, 1/4 होगा, 1/8, 1/8, 1/16, 1/8, 1/16, कितना होगा? सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, उन दोनों में कोई दूरी है d की, मान लो चलो 1 मीटर की दूरी, दो 1-1 किलो के हैं ऑब्जेक्ट, 1 मीटर की दूरी है। अब हमने दोनों के बीच में दूरी हमने 2 मीटर कर दी, 2 मीटर इससे ज्यादा है पर 2 मीटर कर दी, 1 से 2 मीटर कर दी। तो दोनों के बीच में जो बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसमें कितना चेंज आएगा? दूरी हमने डबल कर दी है, दुगनी कर दी। फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला? चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी? दूरी से बढ़ती है ग्रेविटी का फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता है या कम होता है? सर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स डबल हो जाएगा। यस सर। चलो, सोचो सर। Amit, I think you should share the screen and show them the formula. फॉर्मूला क्या था अपना? ये वाला, इसका मतलब ये डी स्क्वायर्ड का मतलब d इंटू डी, तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है, d 2 टाइम्स हो गया तो f, तो मतलब ये यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, पर ये इतने में आ रहा है, 1/, इसमें आ रहा है, तो d 2 टाइम्स हो गया तो f 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें अगर मतलब कुछ चीजों में जैसे ये फोर्सेस में काफी रहता है इनवर्स स्क्वायर की, दूरी दुगनी हो गई तो 1/4, मतलब फोर्स दोनों में 1/4 हो जाएगा, 3 गुना हो गई तो 1/9 हो जाएगा। स्क्वायर्स ध्यान है ना आपको, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9, तो इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसका एक वीडियो देख। How well spray paint coats a surface depends upon the distance. Up तो close, the paint quickly coats. ये एक कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने कि एक स्प्रे पेंट, अपने भारत में तो इतना ज्यादा स्प्रे पेंट नहीं दिखता, पर कुछ भी मतलब कोई पानी भी स्प्रे करो आप, तो ऐसा लो कि आप मतलब 1 मीटर की दूरी है, तो उसने एक एरिया, एक क्षेत्र में, एक दीवार को आप जैसे आप पेंट कर रहे हो, एक क्षेत्र में इतना क्षेत्र में उसने पेंट किया, इतना जेट जा रहा है। अब वो दूरी डबल कर दी। Farther out, the spray is spread out, less concentrated. Double the distance. तो आपने दूरी डबल कर दी, तो यहाँ पे जो साइड है वो डबल है, ठीक है, और जो एरिया है, जो क्षेत्र है जो पूरा, वो 4 गुना हो जाता है। ये तो आपको ध्यान है, साइड डबल हो जाती है तो एरिया 4 गुना हो जाता है, ध्यान है ना? बताओ यार कोई, ये क्लैरिटी आनी चाहिए सब में, समझ में? पवन, आइडिया है इसका? हाँ, एरिया का आइडिया है ना? तो ये जब दूरी यहाँ से 2 गुना हो जाती है तो यहाँ की जो साइड है वो भी डबल हो जाती है, यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, और उस वजह से इसका एरिया हो जाता है। अब जैसे स्प्रे उतना ही पड़ा, एक मीटर की दूरी पे इतने एरिया में आया, तो यहाँ जो इस एरिया में जो पेंट आया वो बराबर आया, मतलब यहाँ पे जितना 4 गुना एरिया में आया, वहां पे 1 गुना एरिया में आया, तो मतलब यहाँ पे 4 गुना फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे इसका मतलब 4 गुना पेंट ज्यादा है, यहाँ पे पेंट 1/4 हो गया, एक क्षेत्र में पेंट की थिकनेस, और पीछे You have 4 times the area to coat. 4 गुना, Tripling the distance gives you 9 times. और 3 गुना हो गया तो ये 9 गुना हो गया एरिया, और उतना ही पेंट हुआ तो 1/9 पेंट की थिकनेस, पेंट की क्वांटिटी एक एरिया में 1/9 हो गई। तो उसी तरह से ये ग्रेविटी जो है वो उसकी फील्ड, एक इमेजिनरी एक फील्ड बनाते हैं हम कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेविटी का। तो इसलिए
ये लॉ फॉलो करते करते the area. जैसे Quadruple the distance, and it's 16 4 गुना जाओ times. तो 16 गुना हो जाएगी मतलब एरिया, और तो 1/16 हो जाएगी इसका इफेक्ट, और उसका और ग्रेविटी का फोर्स 1/16 हो जाएगा. Way out here, it'll take a long time for a unit square to get fully coded. What we're looking at here is called the inverse square law, इसी को कहते which हैं follows this relationship. तो 1/distance. 1 divided by d squared. Double the distance, तो डिस्टेंस डबल you किया have 1/4 as much. तो 1/4 पेंट एक एरिया में, मतलब इस जितने इस एरिया में था वो ये एरिया बराबर है, पर उसमें उस एरिया में पेंट 1/4 हो गया. पेंट का इफेक्ट इसलिए फोर्स का Triple the इफेक्ट distance, and you have 1/9 as much. Quadruple the distance, and you have 1/16 as much, and so forth. Gravity follows this inverse square law. यस. अब as देखो जैसे अर्थ पे माने जाते हैं, ये अर्थ हमारा जो भी ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है हमारे पृथ्वी से, वो एकदम सेंटर से, एकदम पृथ्वी के बीचों बीच वाले पॉइंट की तरफ पड़ता है. इफेक्ट उसकी तरफ पड़ता है, इसलिए हम इतनी दूर हैं सेंटर से, इसलिए फिर भी हमें ग्रेविटी फील होती है. अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच गए ना, यहाँ पे बिल्कुल भी हमें कोई ग्रेविटी फील नहीं होती. This is spelled out by this graphic. On the y-axis, you have the gravitational force. On the x-axis, you have distance. ठीक है. तो Notice ये that when you x-axis double the distance बताता है. distance, the gravitational force तो जैसे यहाँ पे एक डिस्टेंस इतना, एक अर्थ का रेडियस का डिस्टेंस हम आए तो फोर्स बहुत बहुत ऊंचा है. यहाँ पे डबल डिस्टेंस किया तो Force फोर्स is 1/4 1/4 हो गया. यहाँ से आते आते 1/4 is strong. Triple the distance, and it 3 becomes गुना हो गया डिस्टेंस, तो 1/9 1 as strong. While the gravitational force may तरह से extend बहुत जल्दी forever, कम होता the है. reality is that with increasing distance, it gets weaker real quickly. But consider this. Earth's radius is about 6 तो अच्छा, अगली बात ये हो गई कि अब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तो फोर्स कम होता है, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता. जैसे हम कूदते हैं या कैसे मतलब किसी ऐसे ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ गए तो हमें कम बल क्यों नहीं मतलब महसूस होता, हमें हमारा बराबर वजन, उतना ही वजन क्यों लगता है, ये बताओ. कोई गेस करो कि हमारा वजन क्यों नहीं बदल जाता हम थोड़ा ऊपर जाते हैं. सर डिस्टेंस इसके हिसाब से. हाँ बोलो पवन, वो क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से बोलो. सर मतलब डिस्टेंस में वो नया मतलब इतने आई थिंक हाँ इतना क्लियर नहीं आ रहा है, पर आई थिंक 1,400 सही कह रहा है पवन कि जो हम थोड़ा सा चढ़ते हैं वो तो जो डिस्टेंस में जो चेंज आता है वो ना के बराबर है. तो हम थोड़ी ऊंचाई तक अगर सब कुछ ले तो हमारे लिए जो ग्रेविटी का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, वो बराबर ही रहेगा. जैसे हमारी दूरी, जैसे अर्थ के सेंटर से यहाँ पे बता रहे हैं हमारी दूरी है 6400 किलोमीटर. अब कुछ मीटर ऊपर जाओ तो बिल्कुल जो चेंज आएगा ग्रेविटी में, जो बदलाव आएगा, वो हमें जरा भी महसूस नहीं होता. stood on a ladder पर अब जैसे यहाँ कोई इमेजिन करो हमने कोई सीढ़ी बनाई जो है 6400 किलोमीटर ऊंची सीढ़ी, extending this distance above the surface. How much would you weigh? और ऊपर That's चढ़ all गए the distance तो तब जाके हमारा डिस्टेंस डबल हुआ. हम 6000 किलोमीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है या उतनी ऊंची सीढ़ी है उस पे ऊपर चढ़े, तब जाके from the Earth's center. हमारा डिस्टेंस डबल हो गया, तब जाके हमारा वजन 1/4 हो जाएगा. तो मतलब जैसे अभी मतलब आप 60 किलो के हो, आप इतना ऊपर जाओगे तब जाके आपको लगेगा कि आपका वजन 15 किलो का है. So you'd weigh 1/4 as much as you do on the surface. But notice, you're in space. और And you आप do स्पेस में indeed बहुत जल्दी चले जाते हैं. वायुमंडल बहुत ही छोटा है. वायुमंडल की ऊंचाई है 300 किलोमीटर और हम यहाँ बात कर रहे हैं 6400 किलोमीटर की. तो आप तो एकदम स्पेस में आ गए. something while standing on that ladder. What if you stood on a tower only, say, 300 kilometers? तो अब ये थोड़ा रियलिस्टिक है. चलो मान लो आप 300 किलोमीटर ऊंचे कोई टावर पे चढ़. That's still above Earth's atmosphere, and अच्छा हाँ रचित, आपने हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चन था? अच्छा नहीं, अच्छा गलती. in space. But relatively speaking,
You're still pretty darn close. तो सिर्फ 300 किलोमीटर भी ज्यादा नहीं है, मतलब 6400 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, पर थोड़ा कम आपका वजन हो जाता है। To the surface. पर आप फिर भी 300 किलोमीटर ऊपर जाओ तब भी आप अंतरिक्ष में निकल जाते हो, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हो, वायुमंडल से आप ऊपर चले जाते हो, और आप फिर आप कह सकते हैं कि ये एक अंतरिक्ष में हो एक तरह से। So your weight would be about the same. Interestingly, this is the altitude of orbiting spaceships. तो जो स्पेसशिप्स जो जाती हैं, अब सैटेलाइट्स भी इतनी हाइट पे ही है, मतलब सिर्फ 300 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर अपनी पृथ्वी की सतह से। Where, yes, Earth's gravity is quite real and quite strong. So might you be able to hitch a ride from one of those orbiting spaceships? Huh. Think about that. Good energy. तो ये था आइडिया इस तरह का। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मतलब क्यों ऐसा होता है, और मतलब क्यों ग्रेविटी कम होती है दूरी से वजह से, और क्यों हमें इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारी जो दूरियों में जो बदलाव है बहुत ही छोटा है, इसलिए हमें लगता है कि हर जगह ग्रेविटी बराबर है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया इस वीडियो में। तो इसका ये क्वेश्चन है, ये अभी हमने वो शटल की बात कर रहे थे कि मतलब जैसे लॉन्चिंग पैड से जब लॉन्चिंग पैड पे है, मतलब स्पेस शटल रॉकेट पे लगा हुआ है लॉन्चिंग पैड पे, तो एक है और काफ़ी हाई है जो हमें पता है। अब जैसे अब हम 200 किलोमीटर ऊपर चले गए उस शटल में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल हम पे कितना होगा, मतलब शून्य होगा 200 किलोमीटर पे, शून्य के पास होगा, आधा हो जाएगा, या तकरीबन बराबर ही होगा, जितना सतह पे था, जितना अर्थ की सरफेस पे था उतना ही 200 किलोमीटर ऊंचाई पे भी उतना होगा, कितना होगा बताओ। ये 4 ऑप्शन था। ये वाला तो आसान है, अभी डिस्कस किया, कोई आंसर दो। बराबर सा होगा, आधा हो जाएगा, जीरो के पास शून्य, ऑलमोस्ट शून्य के जितना हो जाएगा, या बिल्कुल शून्य हो जाएगा। चैट से आंसर आ रहे हैं कुछ। बराबर जीरो आया, एक का, किसी का 1/4 तो पहले था, बराबर, बिल्कुल बराबर सही है, क्योंकि 200 किलोमीटर ही है। 6400 किलोमीटर की डिस्टेंस ऑलरेडी थी, उसमें 200 किलोमीटर बदल गया तो ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये देखो, तो ये है, तो यहाँ मतलब 6370 यहाँ पे बताया, पर तो यहाँ पे जो फोर्स है अगर वो 1 मान लो तो 200 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसका सिर्फ 0.94 हो जाएगा, मतलब नियरली एज मच, ऑलमोस्ट उतना ही, ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था ऐसे गुरुत्वाकर्षण बदलता है, और ये मतलब आज हमारा सेशन यहाँ पे खत्म। इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर। यस सर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। कुछ सवाल? हाँ पवन, कुछ सवाल? सर वो 3 बॉल्स वाला सर फिर से बोलना। 3 बॉल्स वाला आप ये शुभ आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे करके समझाना। 3 balls. Which one are you talking? हाँ ये वाला मैं इसमें स्लाइड में बता देता हूँ, जो आई थिंक 19 या 20 था स्लाइड, लेक्चर 6 वाले स्लाइड। तो पवन, उसकी मेन चीज ये है कि आप ये हाइट, मतलब ये मत सोचो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पास जब आपके पास है आपको एनर्जी का आइडिया है, शुरुआती वेलोसिटी एक दी गई है, ठीक है, जो सब में बराबर है, तीनों बॉल का मास बराबर है, और तीनों बॉल एक ही हाइट से फेंकी गई है और एक ही हाइट पे आके गिर रही, तो तीनों को एक बराबर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तीनों की,
और जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि नीचे आके गिरी है। सब में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, सबकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी। तो अब जब सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सबका मास बराबर है, हाफ mv² है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, सबका के बराबर है, मास बराबर है, तो v भी सबका बराबर होगा। इसलिए सब तीनों की वेलोसिटी जो है वो एकदम बराबर होके आएगी। और जब वो नीचे पहुंचती है, वो जो स्पीड है उसकी मतलब जो डायरेक्शन है अलग अलग जा रहा है। एक थोड़ी मतलब ऐसे, एक ऐसे गिरी, एक पूरी सीधी नीचे, एक थोड़ी हल्की और टेढ़ी, अलग अलग डायरेक्शन में उनकी स्पीड। पर उसका हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें बस सोचना है कि एनर्जी कितनी थी, कितनी है, और उसके हिसाब से कितनी वेलोसिटी। Hello. Sorry. One second. One second. Meet, let us promise the students that we will show them next time, because we have to make 9 different calculations, 3 for each ball. So that will take lot of time. हाँ, वो अगले बार हम टेबल करके दिखा पर देंगे। आप ये वीडियो पे जरूर देख लेना फिर से, और फिर से वो जो फॉर्मूले हैं, आंसर में फॉर्मूले 2 ही फॉर्मूला है, हाफ mv² और mgh, और उनका सम, और वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये हमें याद रखना है कि वो अगर mgh गायब हो रहा है तो वो हाफ mv² में बदल रहा है, और हाफ mv² गायब हो रहा है तो वो mgh में बदल रहा है। तो इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा कोई प्रश्न हो आपका? सर जो मतलब जो बॉल सबसे मतलब पहले ए जो थी वो सबसे मतलब थोड़ी ऊपर की तरफ भी फेंकी थी। हाँ, ऊपर गई तो क्या हुआ, बताओ मुझे। ऊपर गई तो पहले क्या हुआ? हो गई तो सर जब वो नीचे आ रही नीचे आएगी तो उसे ग्रेविटेशनल वो मिलेगा ना, एक्सेलरेशन मिलेगा। पर जो एक्सेलरेशन आता रहेगा वो ठीक है, पर पहले डिसेलरेट भी तो हुआ। हाँ, ये याद रखना कि हमें, अगर आप वो डायरेक्शन, अगर हम बोले कि बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में सबसे ज्यादा किसकी स्पीड थी, तो वो है जो डायरेक्टली नीचे फेंक दी, वो भी थी ना एक, एकदम डायरेक्टली नीचे फेंक दी कि सबसे ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ उसमें ही आया, और ग्रेविटी में भी। पर ये हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि कितनी एनर्जी उसमें आ रही है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का पता नहीं है। हम ये नहीं देख सकते कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू ही नहीं पता। हमें बस पता है कि पहले ऊपर जाती है तो पहले उतनी डिसेलरेट होती है, स्पीड उसकी उतनी कम होती है, फिर वापस हम जिस हाइट से फेंके थे उस पे आती है तो उतनी ही स्पीड पे आती है जितनी स्पीड से, मतलब नीचे की स्पीड उतनी है जितनी स्पीड से हमने ऊपर फेंका था, और फिर नीचे जाती है तो उसकी स्पीड और बढ़ती रहती है वो जी के हिसाब से, और जी सब में बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब में बराबर है। क्योंकि वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है पवन, क्योंकि पहले जब ऊपर फेंकते हैं तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, पहले कम करती है उसकी स्पीड, फिर वो वापस बराबर स्पीड पे आती है, फिर ज्यादा होती है। अच्छा सर, चलें तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। अगले सब समझ, थोड़ा मतलब काफी कुछ समझ में आ गया और इंटरेस्टिंग लगा आपको। होपफुली उम्मीद है कि अगली बार भी आप जुड़ेंगे। तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। ज़रूर पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।